तो फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थन इंडिया की जो राइवलरीज इस रीजन में चल रही थी वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में जनरली, और फिर राजपूत एज के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, हमने देखा था कि जिस तरीके से जब हर्षवर्धन ने जब साउथ की तरफ अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश की, तो उसको जो पुलकेशिन सेकंड जो था चालुक्य, उसके से एक युद्ध लड़ना पड़ा और उसकी लिमिट्स यहाँ नर्मदा नदी तक हो गई है। जब आप थोड़ा और दक्षिण में आओगे तो यहाँ पे चालुक रूल कर रहे हैं, यहाँ पे पल्लव, तो चालुक और पल्लव के बीच में कंटिन्यू क्लश रहेंगे। अब आप थोड़ा और दक्षिण में आओ तो यहाँ पर ये पल्लव रूल कर रहे हैं और यहाँ पर पांड्या रूल कर रहे हैं, तो पर पल्लव और पांड्यास के बीच में भी लड़ाई झगड़े रहेंगे। बात करते हैं थोड़ा चालुक्स और पल्लव की राइवलरी की। तो देखो चालुक्स, अब यहाँ पर आप देखो पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड ने किसको, हर्षवर्धन को तो हरा दिया था, कि हमें पता है। तो पुलकेशिन सेकंड ने जब हर्षवर्धन को हरा दिया तो पुलकेशिन सेकंड एक चीज और क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये दक्षिण की तरफ भी अपना अभियान बढ़ाने की कोशिश करेगा। और पुलकेशिन सेकंड जब दक्षिण की तरफ अपना अभियान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी समय होता ये है कि यहाँ पे शासन कर रहा है नरसिंह वर्मन। कौन शासन कर रहा है, नरसिंह वर्मन। तो पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन के बीच में एक युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में, और नरसिंह वर्मन पुलकेशिन सेकंड को हरा देता है। और पुलकेशिन सेकंड को हराता ही नहीं है, पुलकेशिन यानी कि चालुक्य वंश का शासक, और इसकी राजधानी क्या है, बादामी। बादामी को उसने हराया, नस्तानाबूद कर दिया। तो इसने अपनी उपाधि दी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, बातापी कोंड, यानी कि बातापी को जीतने वाला, यानी कि बातापी का राजा, शासक। और ये जो विजय अभियान है नरसिंह वर्मन का, जिसमें उसको उपाधि दी गई है बातापी कुंड की, और जिसने डेमोलिश किया उसने बादामी को, इस बात की सारी जानकारी कहाँ पे लिखी गई है, मल्लिकार्जुन टेम्पल पे। भाई मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है ना, ये कहाँ पे बना है, ये बादामी में बना हुआ है। कहने का मतलब है कि नरसिंह वर्मन ने बादामी में ही घुसा, बादामी को ही नस्तानाबूद किया, वहीं पर हराया, उपाधि बादामी बातापी कुंड की रखी, और इसी के टेम्पल्स पर वो चीजें उखेरी गई। इट वाज काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन। ये ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड वार के तरीके जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था राइवलरी। ठीक है। अब चालुक्यों का एक दूसरा शासक उस समय आ गया, कौन, जिसका नाम था विक्रम आदित्य सेकंड, राइट। और अब पल्लव का शासक है नंदी वर्मन सेकंड। अब यहाँ पे नंदी वर्मन वीक पड़ेगा, तो विक्रम सेकंड पुलकेशिन सेकंड का बदला लेने के लिए अटैक करेगा नंदी वर्मन सेकंड के ऊपर, और इस बार विक्रमादित्य सेकंड जीत जाएगा। और जब विक्रमादित्य सेकंड जीत जाएगा, तो जैसे नरसिंह वर्मन बादामी में घुसा था, उसी तरीके से ये जो विक्रमादित्य सेकंड है ये घुसेगा कहाँ पे, कांची को नष्ट नाबूद कर देगा और उपाधि धारण करेगा कौन सी, कांची कोंड की। और इस बात का वर्णन उसने, जब वो वापस आया, सॉरी, इस बात का वर्णन कांची का जो कैलाशनाथ टेम्पल है ना, उस चीज में अंकित है। ठीक है ना। और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब ये वापस चला गया, तो इसकी रानी थी एक लोक महादेवी, जिसकी विक्रमादित्य सेकंड की दो शादियां हुई थी, लोक महादेवी। लोक महादेवी ने एक विरूपाक्ष टेम्पल का निर्माण करवाया था। कौन से टेम्पल का, विरूपाक्ष टेम्पल एट द लेफ्ट बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर। अब ये ऐसा क्यों करवाया था, क्योंकि विरूपाक्ष टेम्पल पल्लवों के पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यश प्राप्त एक मंदिर था विरूपाक्ष। ठीक है। उसी मंदिर की कॉपी करवाई थी इसने विरूपाक्ष टेम्पल में, किसने, लोक महादेवी ने। तो दैट वाज अ सिनेरियो। एक मंदिर और था त्रिलोकेश्वर देवी, जो इनकी थी ना, मल्लिकार्जुन मंदिर। ये जो विक्रमादित्य, इनकी दो वाइफ थी। पहली वाइफ जो थी वो थी त्रिलोकेश्वर देवी, इन्होंने बनवाया था मल्लिकार्जुन मंदिर। और सेकंड वाइफ जो इनकी थी लोक महादेवी, इन्होंने बनवाया था विरूपाक्ष टेम्पल। और विरूपाक्ष टेम्पल कब बनवाया था, जब इन्होंने इसको, कांची को जीत लिया, यानी कि पल्लवों को हराने के उपलक्ष्य में, और लेफ्ट बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर। तो ये राइवलरी हमें देखने को मिली है चालुक्स और किसकी, पल्लव्स की। अब हम आगे चर्चा करते हैं पल्लव्स और पांड्यास की राइवलरी क्या थी। तो भाई पांड्यास, जब पल्लव अपना शासन इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे, तो पांड्यों का एक शासक था, उसका नाम था राजसिम्हा। ठीक है। तो राजसिम्हा, अब देखो राजसिम्हा नाम के शासक पल्लव वंश में भी हुए हैं और पांड्य वंश में भी हुए। तो राजसिम्हा ने पल्लव को अटैक किया था और उपाधि रखी थी पल्लव भंजन। तो याद रखिएगा, पल्लव भंजन की उपाधि किसको मिली है, पांड्य शासक राजसिम्हा को। ये चीज हमने देख ली। अब हम जरा हर चीज को देखते हैं। देखो ये वाले रीजन में गुर्जर मैत्रकास, जब ये मैत्रकास ने अपनी गद्दी खाली की, तो इनको रिप्लेस किया है किसने, गुर्जर प्रतिहार ने, राइट। गौड़ की जगह पर आ गए हैं कौन, पाल। ओके। चालुक्य की जगह पर आ जाएंगे कौन, राष्ट्रकूट। अब ये जो चालुक्य जो राष्ट्रकूट है, ये किस तरीके का है, जरा इसको भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। और पल्लव को रिप्लेस करेंगे कौन, चोल, राइट। तो हम ये कह सकते हैं
कि और लेकिन पांड्यास जो हैं, पांड्या ज्यों के त्यों अभी भी बने रहेंगे। पांड्या का अंत करेगा परांतक, ठीक है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि जो चालुक्य से जो राष्ट्रकूट वंश ने चालुक्य को कैसे रिप्लेस किया था, इस चीज की जरा चर्चा अभी हम करते हैं। तो बात ये थी कि चालुक्य को जब राष्ट्रकूटों ने रिप्लेस किया तो इनका शासक था, चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड को, ठीक है। इसको मार दिया था किल्ड बाई, किसने मार दिया था इसको? जो राष्ट्रकूट था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट का नाम क्या है? दंतीदुर्ग। तो इस तरीके से चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या करके दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। तो हम ये कह सकते हैं कि चालुक्य के बाद कौन आते हैं इस रीजन में? राष्ट्रकूट। और पल्लव के बाद कौन आते हैं? चोल आते हैं। तो अब जरा ये देखना, जो ये जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के अंतिम शासक है कौन? अपराजित। तो अपराजित को मारेगा कौन? आदित्य वन, ठीक है। कौन मारेगा? आदित्य वन। आदित्य वन से पहले शासक तो पल्लव, ये इसका जब हम बात करते हैं चोल वंश का, तो चोल वंश की स्थापना जो है वो तो आप देखोगे कि तो इसने विजय आला ने कर दी थी। किसने कर दी थी? विजय आला ने। और वो भी कब कर दी थी? विजय आला ने कर दी थी 850 में। और आदित्य वन का जो शासन है वो आता है 871 में, लगभग 21 साल बाद। इसी वजह से विजय आला ने चोल वंश की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन ये तब भी अभी पल्लव के सामंत ही थे, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र शासक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पल्लवों के जो फ्यूड, पल्लवों का जो प्रभाव था, पल्लवों की दास्ता से मुक्त किया है किसने? आदित्य ने। तो याद रखने का तरीका क्या है? अपराजित वर्सेस आदित्य। और अपराजित कौन है? पल्लव का लास्ट वंश का शासक है, लास्ट शासक है, ठीक है। तो इस तरीके से आदित्य ने कह सकते हैं कि चोलों को पल्लव की जो दास्ता है वहां से मुक्त किया। अब आदित्य वन की वजह से चोल कहलाए इंडिपेंडेंट रूलर। इसी वजह से आदित्य वन प्रथम रूलर माना जाता है, और उसने उपाधि रखी थी टोंडे नाडु, नरकेसरी और कोदंड राम, ठीक है। टोंडे नाडु, नरकेसरी, कोदंड राम की उपाधियां आदित्य फर्स्ट को मिली हैं। चलिए ये चीज जरा देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि चोल तो आ गए सत्ता में, लेकिन पांड्यों का, पांड्यों को रिप्लेस अभी कोई नहीं करेगा, अभी पांड्य ही बने रहेंगे। और यहाँ पे चेरास भी थोड़ा एरिया में शासन करेंगे। अब तो चोल वंश का जब शासन आया, तो चोल वंश का एक शासक है परांतक फर्स्ट, ठीक है। तो परांतक फर्स्ट क्या करेगा? ये पांड्य वंश का जो राजा था राजसिम्हा सेकंड, ठीक है, राजसिम्हा सेकंड को ये हराएगा। तो देखो, जो राइवलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वही राइवलरी, वही राइवलरी हमें इस एरिया में भी देखने को मिल रही है। किस किस के बीच में? Wait, इस एरिया में देखने को मिल रही है चोल और पांड्यास के बीच में। तो अब चोल और पांड्या को का कैसे इसका निराकरण होगा? तो परांतक वर्सेस पांड्या, ये याद रखिएगा। पांड्यास को हराया किसने? है परांतक। और अपराजित वर्सेस आदित्य, आ और ये है परांतक वर्सेस पांड्या। और पांड्या कौन सा राजा था? राजसिम्हा सेकंड। परांतक ने सिर्फ पांड्यास को नहीं हराया, इनका जो कश्यप पंचम यानी कि पांड्यास का, देखो चेर पांड और श्रीलंका, ये आपको जो येलो कलर में दिख रहा है, इनका एक अपना एक ग्रुप बना हुआ था, आपस में एक ही थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे नहीं थे। तो पांड्या और कश्यप पंचम को किसने हराया था? परांतक फर्स्ट ने। तो ठीक है। अब लेकिन बात ये है कि अभी हमने जो लड़ाई देखी है वो देखी है पांड्यास वर्सेस चोल के एरियाज पे। अब हम देख रहे हैं चोल और राष्ट्रकूटों के बीच का जो झगड़ा था वो क्या था, जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, राष्ट्रकूटों का एक शासक आया और उसका नाम था, राष्ट्रकूट का एक शासक था कृष्ण थर्ड। तो कृष्ण थर्ड ने साउथ की तरफ अपना एक्सपांसन करने के लिए कोशिश करी, लेकिन अब यहाँ पर उसको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है उस समय परांतक से। परांतक का शासन चल रहा है, इसका जो शासन काल है 907 से लेकर 949 तक है, सॉरी 907 से लेकर 955 तक है। तो जब कृष्ण थर्ड साउथ की तरफ एक्सपांसन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर परांतक बैठा है, क्योंकि परांतक पांड्यास को हरा के भी बैठा है, ये भी याद रखना है। तो कृष्ण थर्ड और परांतक का एक युद्ध होता, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ तक्कोलम, और ये 949 में होता है, लेकिन फाइनली इसमें परांतक हार जाता है। तो कृष्ण थर्ड एक राष्ट्रकूट वंश का बहुत ही पावरफुल रूलर हम मानते हैं, ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो कृष्ण थर्ड ये हो गया। अब याद रखना कि कृष्ण थर्ड वर्सेस परांतक और तक्कोलम के युद्ध में, तो याद रखने का तरीका कैसे कि कृष्ण ने तक कर रात में हराया, रात में,
ठीक है। कृष्ण ने तखकर रात में हराया और तक्कोलन का युद्ध हमें याद है 1949। और कृष्ण किस वंश का रूलर है? राष्ट्रकूट वंश का। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा हम ये करें क्या कि कृष्ण का, अगर हम जो कृष्ण थर्ड है, आपको जो राष्ट्रकूट वंश का जो रूलर दिख रहा है कृष्ण तृतीय, इसका थोड़ा सा शासन काल अगर हम देखें 939 से है 965 तक, राइट। और आप परांतक का भी थोड़ा सा शासन काल देख लेते हैं। परांतक का जो शासन काल है वो है, अभी बताया था मैंने, 907 से 55 तक। अच्छा, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये अच्छा अब आप ये देखो, ये वाला टाइम देखो, 965 वाला एक है, ठीक है ना। 965 वाले को देखने से पहले अब आप ये बताओ, इससे पहले हमने ये पढ़ा है ट्रिपटाइट स्ट्रगल। राष्ट्रकूट के वंश के लोग इस एरिया में राष्ट्रकूट मतलब आपस में झगड़ रहे हैं, दैट मीन्स तीन शक्तियों से, एक तो गुर्जर प्रतिहारों से भी लड़ रहे हैं और इनसे भी लड़ रहे हैं। तो आप ये देखो, राष्ट्रकूट एक साथ एंगेज, यहाँ पे भी एंगेज हो रहे हैं और साउथ की तरफ भी ये चोल से एंगेज हो रहे हैं। कौन? राष्ट्रकूट। अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंशों का शासक था, कौन? उसका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ही फाइनली इन दोनों शक्तियों को हरा के और ये कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो मिहिर भोज है इसका शासन कब से कब तक था। तो मिहिर भोज का जो शासन है वो हो रहा है 836 से लेकर 885 तक। ठीक है, 836। और आप ये 939 की बात करो, तो मिहिर भोज ने तो कृष्ण सेकंड को हराया था। कृष्ण सेकंड राष्ट्रकूट कौन सा वंश का शासक था? कृष्ण सेकंड। तो कृष्ण सेकंड के टाइम के बाद, अब अच्छा, अब देखना ये भी पड़ेगा हमें कि कृष्ण सेकंड का जो कार्यकाल है ये राष्ट्रकूट वंश में, वो फ्रॉम कितने टू कितने, लाइक कितने से लेकर कितने सालों तक की बात हम वो करते हैं, ये देखना पड़ेगा हमें। इसके बाद ही हम डिफाइन कर पाएंगे। और तो कृष्ण सेकंड का हमें जो शासनकाल देखने को मिलता है वो मिलता है 879 से लेकर 915 तक, ठीक है ना। तो आप ये देखो, 915 लास्ट एरा हम मान के चल रहे हैं। 915 के बाद राष्ट्रकूट, पहले देखो राष्ट्रकूट शुरुआत से, यानी कि ध्रुव फर्स्ट के टाइम से, ध्रुव जो फर्स्ट है, तो ध्रुव फर्स्ट का जो शासनकाल है वो आप मान लेते हैं 780, ठीक है। या फिर इससे पहले भी जो जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंती दुर्ग ने इनको हरा दिया था नागभट्ट को, ठीक है। तो दंती दुर्ग के टाइम से ही, और दंती दुर्ग का शासनकाल, मतलब आप देखो, अगर आप रूलर्स में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दंती दुर्ग के टाइम से लेकर कृष्ण सेकंड के टाइम तक, इसके टाइम से लेकर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दंती दुर्ग के टाइम से लेकर कृष्ण सेकंड के टाइम तक जो राष्ट्रकूट था थे वो उत्तर भारत में एक्टिव रहे थे, काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे, राइट। लेकिन कृष्ण सेकंड के बाद इन सबों ने अपना फोकस कहाँ पे कर लिया है? साउथ की तरफ कर लिया है। कहाँ पे फोकस कर लिया? साउथ की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि दंत, अब अगर शासन काल की बात करें तो दंती दुर्ग का शासन काल है 752, और कृष्ण थर्ड का जो शासन काल, जो लास्ट शासन काल है वो है 915। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 750 से लेके 950 तक, 915 तक, 750 से 915 तक राष्ट्रकूट उत्तर भारत में अपनी लड़ाई में एंगेज रहे। लेकिन जब इन्होंने उत्तर भारत की लड़ाई में एंगेज होने से बंद कर दिया, ठीक है, वहां से इंटरेस्ट इनका खत्म हो गया, तब ये साउथ की तरफ बढ़ते हैं। और कृष्ण थर्ड के शासनकाल में, तो कृष्ण सेकंड तक के शासनकाल में तो उत्तर का अभियान था इनका, उत्तर की तरफ एंगेज रहे, नॉट साउथ की तरफ, यहाँ पे उत्तर की तरफ एंगेज रहे। लेकिन कृष्ण थर्ड के शासनकाल से साउथ की तरफ वो एंगेज होने स्टार्ट हो गए थे। ये ओवरऑल चीज है। अगर हम देखो, याद रखने का तरीका क्या है, अगर हम शासक के तौर पे माने तो हम ये कह सकते हैं कि दंतदुर्ग से लेकर जो कृष्ण सेकंड था उसने कंटिन्यू उत्तर की तरफ परस्यू किया है चीजों को, ठीक है। लेकिन कृष्ण थर्ड आएगा तो कृष्ण थर्ड दक्षिण की तरफ करेगा, ठीक है। और अगर टाइम के हिसाब से हम बात करेंगे तो 752 से लेकर 915 जहाँ पे कृष्ण थर्ड का कार्यकाल खत्म होगा, राइट। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रकूट एंगेज थे। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार ट्रिपाटाइट स्ट्रगल होगा, हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। इनके बाद कहानी होगी कि गुर्जर प्रतिहार का जब एंड होगा तो ये जो फ्यूडिटरीज हैं ये होंगे। अब गुर्जर प्रतिहारों का जब शासन खत्म होगा तो छोटे छोटे जो राजपूत वंश से वो निकल कर आएंगे, जैसे चालुक्स, अहिल्याबाड़ के चालुक्स, भोज परमार, ये मालवा जिनकी राजधानी उस समय धर हुआ करती थी, ये बुंदेलखंड के रीजन के चंदेल, और इन्हीं के चंदेलों के जस्ट साउथ में थे कलचुरी, त्रिपुरी के, जो त्रिपुरी रीजन ही जबलपुर का इलाका है, उस समय इसको डहल भी बोलते हैं अभी। और ये देखो गढ़वाल, ये कन्नौज के रीजन के गोविंद चंद गढ़वाल, जयचंद द्वितीय,
ठीक है, तो जयचंद्र है जिसकी लड़ाई हुई थी 1194 बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गोरी के बीच में। और आप ये देखो चौहान्स जो हैं वो भी उत्तर भारत के चौहान्स की बात कर रहे हैं, और तोमर्स हैं जो दिल्ली के। गढ़वाल रीजन थोड़ा अलग रहेगा। तो हम आप ये देखो ये जो लाइक कह सकते हैं ल्यूमिनेसेंट जो ग्रीन है, ये गुर्जर प्रतिहार का जब एंड हुआ तो यहाँ पर ये सारे के सारे लोग कैसे हो गए थे, अपने रूल एस्टेब्लिश उन्होंने, छोटे छोटे राजपूत कॉन्फेडरेसी से आ गई। तो कह सकते हैं ये सारे के सारे लोग वेसल्स हुआ करते थे पहले गुर्जर प्रतिहारों के। अब अब राष्ट्र तो ठीक है, पाल वंश जब खत्म होगा तो अभी पाल यहाँ पर अब थोड़े लंबे समय तक शासन करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जब अब देखो क्या था, अब जब राष्ट्रकूट वंश खत्म होगा तो राष्ट्रकूट वंश की जगह कौन लेगा, जरा ये देखो। राष्ट्रकूट की जगह साउथ में लेंगे कौन, कल्याणी के चालुक्य। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो ये दिख रही है राजधानी कल्याणी या मानेखेट। तो कल्याणी के चालुक्य रिप्लेस करेंगे किसको, राष्ट्रकूट को। लेकिन चोल वंश अब तक चलता रहेगा, चोल वंश अभी भी चल रहा है। देखिए, तो अब एक चीज आगे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है क्या, ये चालुक्य हैं वादामी के, और ये जो चालुक्य हैं ये हैं कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो वादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच में शासनकाल किसने किया है, राष्ट्रकूट ने। उसी जगह की बात कर रहे हैं। चालीस को रिप्लेस किया था राष्ट्रकूट ने, और राष्ट्रकूट को रिप्लेस किया था किसने, कल्याणी के चालुक्य ने। आई एम रिपीटिंग अगेन, चालुक्य, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच में राष्ट्रकूटों ने शासन किया है, राइट। इसके बाद आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये ईस्टर्न चालुक्य या फिर ये यहाँ पे वेंगी दिख रहा है, वेंगी के चालुक्य पर आप कहाँ से आ गए। तो इसके लिए आपको दोबारा से चालुक्य और पल्लव का राइवलरी जो चल रहा था वहां पे जाना पड़ेगा। वो चालुक्य कैसे जाना पड़ेगा कि लाइक जो चालुक्य और पल्लव की राइवलरी स्टार्ट कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो पुलकेशन सेकंड जब ये उत्तर में नर्मदा के तट पर हर्ष को हरा के आया तो ये ओवर कॉन्फिडेंट था। तो पुलकेशन सेकंड ने पल्लव का, पहले ये वाला एरिया भी पल्लव का ही था, ठीक है। ये वाला एरिया जरा जो है वो लाइक वेट, ये वाला एरिया पहले पल्लव्स का था, तो व्यंगी का इलाका है। तो अब ये बताओ ये जो इलाका है ये पल्लव्स के उत्तर का इलाका है कि नहीं है, लेकिन चालुक्य के ये नजदीक पड़ रहा था। तो चालुक्य ने क्या किया, यानी कि पुलकेशिन सेकंड ने इस व्यंगी पे अटैक किया महेंद्र बर्मन के समय पे, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर शासक कौन है, महेंद्र बर्मन। तो इसने अटैक किया और ये जीत लिया एरिया, और यहाँ पर उसने एक न्यू रूल, अपना एक भाई था उसका नाम था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बना दिया। तो इस तरीके से ये व्यंगी के चालुक्य की राजधानी बन गई, ठीक है। तो अब ये देखो, ये अब तो दो तरीके के चालुक्य हो गए हैं, एक ये है एक ये है। ये ईस्ट की तरफ है तो इनको ईस्टर्न चालुक्य बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बादामी के चालुक्य को हम वेस्टर्न चालुक्य नहीं बोलते हैं, वेस्टर्न चालुक्य बोलते हैं हम कल्याणी के चालुक्य को। वो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो चालुक्य और पल्लव की राइवलरी है वो चालुक्य ने स्टार्ट करी थी, सॉरी पुलकेशिन सेकंड ने स्टार्ट करी थी महेंद्र बर्मन के समय पे, जब व्यंगी का क्षेत्र उसने क्या किया, छीन लिया था। और उसका बदला लिया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बातापी कोंड, और और पुलकेशिन सेकंड की हार का बदला लिया था विक्रमादित्य सेकंड। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं दो चालुक्य के इलाके अब बन गए हैं लगभग 1000 एडी के आसपास। एक चालुक्य ऑफ कल्याणी है और एक है ईस्टर्न चालुक्य ऑफ व्यंगी। तो इन्हीं को अभी देखो, ये ऐसी अगर लाइन खींच दो तो ये राइट हैंड साइड ये पूर्व में है तो इनको ईस्टर्न चालुक्य बोलते हैं, पूर्वी चालुक्य बोला जाता है। जबकि ये वेस्ट में है तो इनको हम वेस्टर्न चालुक्य या फिर कल्याणी के चालुक्य बोलते हैं। दैट्स अ क्लियर थिंग। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, तो ये बुंदेल्स के राज हमने देख लिए हैं, ईस्टर्न चालुक्य को देख लिया, सोमवंशियों का ये शासन हो गया है। फिर यादव यहीं गोदावरी महाराष्ट्र के रीजन में, अहमदनगर के रीजन में। हाँ, अब ये जो लट लट वाला ये है ना, ये लट, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो भी आप देखोगे कि ये पल्लव जो थे ना, पल्लव, ये जो पल्लव है पल्लवों ने ही, अब देखो सॉरी ये जो चालुक्य है ना, अब चालुक्यों का एरिया यहाँ पर देखो ये वाला इलाका है, यहीं पर तो लट प्रदेश है ना। तो यहीं इस इनकी स्थापना भी किसने करी है, ये चालुक्य जो है ना, इनका जो पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे इनकी भी स्थापना लट प्रदेश के जो चालुक्य हैं इनकी भी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया है, जो लट प्रदेश के चालुक्य हैं, इनकी बात हो गई है। कल्याणी के चालुक्य हो गए, ये हो गए हैं, ईस्टर्न गंग्स हो गए हैं, ठीक है, कलिंग रीजन में। काकतीयास वारंगल वाला राज्य था, ये बाद में बनेंगे। अब जरा हम थोड़ा साउथ में आते हैं। देखो हमने अब तक क्या देखा है कि चोलास की लड़ाई झगड़े हुए थे, और किसके साथ में, चोल के चल रहे थे लड़ाई झगड़े पल्लव्स के साथ में। तो देखो पहले तो देखो चोल ने पल्लव्स को किसने रिप्लेस किया था, चोल ने। और पल्लव का अंत कर दिया था किसने, परांतक फर्स्ट ने। और फिर चोल का जो शासन था ये थोड़ा मदुरई जो पांड्या वाला इलाका है ये वाला
हमने पांड्य को किसने परास्त किया? परांतक ने। तो देखो, पल्लव और पांड्य से तो हम निपट गए थे, कौन? चोल। लेकिन अब चोल क्या है कि चालुक्य के साथ में इनको राइवलरी फेस करनी पड़ रही थी। चोल्स को राइवलरी फेस करनी पड़ रही थी किसके साथ में? चालुक्य के साथ में। और चालुक्य का एक बहुत पावरफुल रूलर आएगा, उसका नाम है सोमेश्वर। और सोमेश्वर क्या करेगा? ये कांस्टेंट अटैक्स करेगा चोल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो देखो, ये जो रिवर देख रही है तुंगभद्रा और जो कृष्णा रिवर है, ये बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पर हमें दिखती है। किन किन के बीच में दिखेगी? ये चालुक्य के बीच में दिखेगी, चालुक्य, ये कल्याणी के चालुक्य, और ये जो चोल है। अब जरा देखते हैं क्या कि सोमेश्वर ने सबसे पहले क्या करता है? जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर और राजाधिराज यहाँ पर शासन है किसका? चोल का। तो अब ये थोड़ा हमने यहाँ पे मैप में जरा समझ लेते हैं। ये है सोमेश्वर है तो चालुक्य ऑफ बेंगी, सॉरी यहाँ पे ये बेंगी नहीं है, ये कल्याणी यहाँ पे है। ये कल्याणी, ओके। तो अब ये जो चालुक्य है, ये सोमेश्वर, सोमेश्वर पे अब देखो, राज अधिराज अटैक करेगा, और राज अधिराज सोमेश्वर को कहाँ कहाँ के युद्ध में हराएगा? धानकटक के युद्ध में, और ये पुंडूर के युद्ध में। और जब राज अधिराज इसको हरा देगा, तो ये उपाधि धारण करेगा कल्याणी विजय। देखो, कल्याण का विजय किसने किया है? राजों के राज अधिराज ने। और उपाधि धारण करेगा विजय राजेंद्र की, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? आप सोमेश्वर को तो आपने लाइक इंस्टिगेट कर दिया, तो सोमेश्वर दोबारा से अटैक करेगा, और एक दूसरा बैटल होगा, बैटल ऑफ कोप्पम 1052 में। और कोप्पम में राजाधिराज को मार दिया जाता है। जब राजाधिराज मार दिया जाता है कोप्पम के युद्ध में, तो राजाधिराज की जगह पर शासक कौन बनेगा? राजेंद्र सेकंड। और राजेंद्र सेकंड हराएगा किसको? सोमेश्वर को। मतलब राजाधिराज युद्ध में मारा गया, तो राजेंद्र सेकंड युद्ध में ही शासक बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध भूमि में शासक, मतलब मुकुट पहनने वाला कौन शासक था? राजेंद्र सेकंड। और फिर राजेंद्र सेकंड सोमेश्वर को 1062 में ये आपको दिख रहा है, कुटल संगम के युद्ध में सोमेश्वर को हरा देगा। ये देखिए, ये, ठीक है। लेकिन सोमेश्वर अभी हारा नहीं। सोमेश्वर अपने फिर से आर्मी तैयार करता है, सेना तैयार करता है। अब यहाँ पे शासक आ चुका है वीर राजेंद्र चोल का। तो वीर राजेंद्र अटैक करेगा दोबारा से सोमेश्वर पर। लेकिन ये सोमेश्वर आएगा नहीं इस बार, लाइक उसकी तबीयत खराब थी। तो जब सोमेश्वर को क्या लगा कि चोलों ने क्या सोचा होगा कि हम डर गए, हार गए, इस वजह से सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में क्या ले लिया था? ये जो तुंगभद्रा रिवर दिख रहा है, इनके बीच में तो है, इनके शासकों के बीच में, तुंगभद्रा रिवर में ही उसने डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो है ना, ये जो राजेंद्र सेकंड है, तो राजेंद्र सेकंड ने क्या, अब यहाँ पर दो दो क्वेश्चन है कि राज्य उसने अपना जो विजय स्तंभ है किसने कहाँ पर एस्टेब्लिश करवाया था, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो राजेंद्र सेकंड है, राजेंद्र सेकंड, जब इसने इसको सोमेश्वर को हरा दिया था, ये कुटल संगम के युद्ध में 1062 में, तो उसने जो कोल्हापुर के पास में, ठीक है। अब कोल्हापुर लाइक ये दक्षिण महाराष्ट्र, इस रीजन में कहीं पर कोल्हापुर में उसने क्या करवाया था? एक विजय स्तंभ भी उसने बनवाया हुआ था, ठीक। और जबकि राज अधिराज जो फर्स्ट है, उसने भी एक विजय स्तंभ कहाँ पर करवाया था? कल्याणी में, ठीक है। कहाँ पे करवाया था? और ये कल्याणी, कल्याणी विजय किया था। तो कल्याण, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी है कि राज अधिराज ने सिर्फ कल्याणी को विजय नहीं किया था, कल्याणी के अंदर ही इसने अपना राजस्व करवाया था। दैट इज द इम्पोर्टेंट है, कल्याणी में घुस के अपना राजस्व करवा रहा है। चलिए, तो ये सब चीजें तो अभी हमने इतना डिस्कस कर ली हैं। तो याद रखिएगा कि कोल्हापुर में विजय स्तंभ किसने एस्टेब्लिश करवाया है? यहाँ पे ये लिख ही लेते हैं इसको। कोल्हापुर विजय स्तंभ, तो जिस व्यक्ति ने उसको पहली बार कुडल संगम में हराया, उसी ने कोल्हापुर में विजय स्तंभ बनवाया। तो ऐसे कोल्हापुर, ये है कुडल संगम का युद्ध, ठीक है। तो अब अच्छा एक और है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोल्हापुर का विजय स्तंभ तो हमें क्लियर हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो वो बनवाएगा वीर राजेंद्र, ठीक है ना। तो इसने भी क्या करवाया है? तुंगभद्रा विजय स्तंभ, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अब सोमेश्वर को फाइनली दो लोगों ने हराया, राजन सेकंड ने और वीर राजेंद्र ने। तो यही दोनों लोग क्या बनवाएंगे? विजय स्तंभ। तो कोल्हापुर जिसने पहली बार हराया, तो उसने कोल्हापुर वाला, दूसरी बार है तो तुंगभद्रा। और यार ऐसे भी याद रख सकते हो
कि किस वाले युद्ध में ना आने की वजह से सोमेश्वर ने आत्महत्या कर ली थी, तो हमें याद है तुंगभद्रा में आत्महत्या कर ली थी, दूसरे वाले में मतलब फाइनल बैटल ऑफ कोडल संगम में, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा उसी से रिलेट कर सकते हैं आप, उसने तुंगभद्रा में ही आत्महत्या करी है, तो वीर राजेंद्र तुंगभद्रा पे ही विजय स्तंभ बनवा दिया था। तो ये हमने डिस्कस किया है सोमेश्वर और जो चोलों की राइवलरी क्या चल रही थी। अब लेकिन आप ये देखो, आप एक बार मैपिंग सेगमेंट और दोबारा से देखो, चालुक्य जो हैं कल्याणी के, वो चोल से कांस्टेंट राइवल सोमेश्वर है, ये चोलों से तो कंटिन्यू लड़ ही रहा है। लेकिन इससे पहले ये उत्तर की ओर एंगेज भी था। आप ये देखो, क्योंकि ये जो जो भी युद्ध हो रहे हैं, लाइक ये जो भी युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि राजेंद्र का जो कार्यकाल है, इसका राजेंद्र का ये जो कार्यकाल आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट होगा 1044 से लेकर 1052 तक, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले ये जो सोमेश्वर है ना, ये उत्तर की ओर एंगेज है। ये कहाँ पर है? उत्तर की ओर एंगेज। देखो ये वही परिपाटी है, जैसे राष्ट्रकूट पहले उत्तर की ओर एंगेज थे, जब यहाँ से हार के बैठ गए तो फिर ये दक्षिण की ओर एंगेज हो गए थे, किनसे? चोलों से लड़ने लग गए थे। वही गलती या फिर कह सकते हैं वही टैक्टिक्स कल्याणी के चालक भी कर रहे थे। 1042 तक ही उत्तर की पॉलिटी में बहुत इंटरेस्टेड थे, और उत्तर की पॉलिटी में भी उन्होंने परमार्स के ऊपर कांस्टेंट अटैक्स किए हैं, ये देख रहे हैं परमार, ठीक है। और इसके बाद फिर ये दक्षिण की तरफ इंक्रीज करेंगे, चोलों से लड़ेंगे। तो देखो, जो थ्रू आउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है ना। जैसे कि चालुक्य उत्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे लड़ाई हुई। उसी तरीके से राष्ट्रकूट जब उत्तर की ओर बढ़े हैं, तो और इनके गुर्जर प्रतिहार, तो लड़ाई हुई है। उसी तरीके से ये क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार के जो सामंत थे परमार, और ये चालुक्य जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो परमार और चालुक्य के बीच में लड़ाई होगी। उसी तरीके से राष्ट्रकूट, अब उसी तरीके से देखो, चालुक्य जब दक्षिण की ओर बढ़े हैं तो पल्लव के साथ में लड़ाई हुई है। अब जब राष्ट्रकूट साउथ के में बढ़े हैं तो इनकी चोल के साथ में लड़ाई हुई है। और इन द सिमिलर मैनर, जब कल्याणी के चालुक्य जब ये साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो भी इनकी चोल्स के साथ लड़ाई होगी। तो सीधी सी बात है, अपने राज एक्सपांशन हर एज में उसी तरीके से हम देख रहे हैं। अब जरा देखते हैं इसका मैप, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। देखो परमार्स का राज आप बीचों बीच देख रहे हो, ईस्ट में कुछ राज्य हैं और वेस्ट में कुछ राज्य हैं, साउथ में भी कुछ हैं और नॉर्थ में भी आप देख रहे हैं। तो परमार घिरे हुए हैं चारों तरफ से। मालवा, मालवा यानी कि सेंट्रल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का इलाका, तो मध्य में ही होंगे। जरा देखते हैं। अब जैसे ही अब मालवा क्रॉस करोगे तो बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। तो बुंदेलखंड में दो शासक हैं, एक तो चंदेल है, एक है कलचुरी यानी कि जबलपुर के, ठीक है। और यहाँ पर ये गैडवाल तो कन्नौज थोड़ा डिस्टेंस हो जाएंगे। लेकिन इसके अब मालवा से आप थोड़े इस साइड की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको गुजरात का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे अनिलबाड़ के गुजरात आपको दिख रहे हैं, ये वाला इलाका है, ठीक है। और यहीं के परमार्स के बगल में दक्षिण में गोहिल्स भी दिख रहे हैं आपको। उसका कहाँ के हैं? ये गोहिल है साउथ इसके राजस्थान के। तो परमार्स के ऊपर चारों तरफ से अटैक होगा, ये याद रखिएगा। अब जरा एक एक करके हम इस मैप के थ्रू समझते हैं। देखो, चंदेल शासक विद्याधर ने परमार को हराया था, भुज परमार को। उसी तरीके से सोमेश्वर ने 1042 में परमार पर अटैक किया, 1042 में, और धारा उनकी जो राजधानी थी उसको लूटा। लेकिन हुआ यह कि चालुक्य ने कोशिश तो करी है परमार्स को हराने की, लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, और यहाँ पर कलचुरी, तो इन दोनों ने, इसने और इसने क्या कर लिया है, एक गठबंधन कर लिया ये। और भीम, चालुक्य भीम और कर्ण कलचुरी ने मिलकर भोज को हराया है। तो इस तरीके से ये राइवलरी भी अनफोल्ड हमें होती हुई दिखती है। इसके बाद चौहान का अपना अलग शासन था, ठीक है। याद रखना कि चंदेल विद्याधर ने अकेले हराया है, सोमेश्वर ने भी अकेले हराया, जबकि ये चालुक्य भीम और कर्ण कलचुरी, तो देखो भीम और ये कर्ण, ये दोनों महाभारत के पात्र हैं, तब जाके ये सब भोज कर रहे हैं। तो ये पूरा ये पूरा एस्पेक्ट था, किस तरीके से ये चीज़ अनफोल्ड हुई है। अब लास्ट के 5 मिनट में हम इसे पूरी तरीके से रिकॉल करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। देखते हैं, जब स्कंदगुप्त की डेथ हो जाती है, यानी कि मुख्य जो गुप्ता रूलर है उनकी डेथ होने के बाद में जो उत्तर भारत का एरिया है ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये 3 भागों में, 2 भागों में जनरली डिवाइड हो जाता है। जो परवर्ती शासक थे गुप्ता, वो पाटलिपुत्र में शासन कर रहे हैं, और मालवा का एरिया में उनके कोई सामंत शासन कर रहे थे, ठीक है। और लेड गुप्तास में हमने याद किया था पकवान से, PKBN, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त बालाजित, ठीक है। ये चीज होती है। अब देखो पहले, और यहाँ पर पूर्व में यानी कि उसमें असम के एरिया में बर्मन्स का उद्भव होता है। तो कन्नौज के मुखरी हो जाते हैं, पिक्चर में आते हैं, और ये जो स्थानेश्वर है थानेश्वर के पुष्पभूति आते हैं। तो वल्लभी मैत्रकास वल्लभी से, ठीक है।
और दक्षिण में चालुक्य और पल्लव्स के दक्षिण में भी चेर और पांड्यास अपना शासन बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने क्या किया है कि हर्षवर्धन ने मौखरीज के साथ में मैट्रिमोनियल एस्टेब्लिश कर लिए थे, अपनी बहन मौखरीज को ब्याही दी थी, तो इन अपना प्रभाव ये ले लिया। इसके बाद लेट गुप्तास में भी इन्होंने अपना एरिया को एक्सपांड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैत्रिकीज के साथ में भी अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन उन्होंने बना लिए थे। जब गुप्तास की राजधानी मतलब इनका जो बॉर्डर लिमिट्स है बंगाल पहुंच गई, तो यहाँ पर गौड़ वंश का उद्भव हो चुका था बंगाल में। गुप्त वंश के जाने के बाद गौड़ वंश आता है बंगाल के रीजन में, तो इनके बीच में लड़ाई होती है। जो शशांक होता है, शशांक को मार देता है कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ से तो अब क्लियर हो गई चीजें पिक्चर। और हर्षवर्धन इन बर्मन्स के साथ में संधि कर लेता है। यहाँ पे हर्षवर्धन मैट्रिमोनियल एस्टेब्लिश करता है मैत्रकास के साथ में, ठीक है। अपनी लड़की की शादी कर देता है ध्रुव सेकंड के साथ में। तो ध्रुव सेकंड एक तरीके से हर्षवर्धन का दामाद था। और अब हर्षवर्धन को ये इलाका जीतने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन हर्षवर्धन का प्रभाव इस एरिया तक तो आ ही गया था ना, ये बॉर्डर मालवा का। तो जैसे ही वो दक्षिण की तरफ एक्सपांड करेगा, तो चालुक्य पुलकेशिन सेकंड इसको यहाँ पर हरा देगा नर्मदा के तट पर, ठीक है। अब आ रही है बारी चालुक्य पुलकेशिन की। तो पुलकेशिन क्या करेगा? पुलकेशिन सबसे पहले तो क्या करेगा कि उत्तर के एरिया में अटैक करेगा, ये बेंगी के इलाके पे। तो यहाँ पे शासक है उस समय कौन? महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन जब शासक है, तो ये क्या करेगा? चालुक्य बेंगी को कब्जा कर लेगा, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड। और अपने भाई किसको दे देगा? ये विष्णुवर्धन को दे देगा, विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन बेंगी का शासक हो गया, वी से बेंगी, वी से विष्णुवर्धन। इस तरीके से बेंगी के चालुक्य की एक नई शाखा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चालुक्य सेकंड तो चला गया। अब लेकिन पिक्चर में आता है कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन सेकंड फर्स्ट कहता है, अच्छा तुमने महेंद्र वर्मन को, मेरे भ्राता को हराया था, अब जरा देखता हूँ। तो ये पुलकेशिन सेकंड को एक युद्ध करता है। और चालुक्य युद्ध ऐसा करता है कि बादामी घुसकर इनकी जो राजधानी को तहस नहस कर देता है, और उपाधि धारण करता है ये बातापी कुंड की। अब जो बातापी कुंड है यानी कि उपाधि इनकी थी, और इस बात की जानकारी हमें मल्लिकार्जुन टेम्पल से मिलती है जो कि बादामी में ही है, ये भी ठीक है। लेकिन रंजिश और लड़ाई भुलाई जाती नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि चालुक्य वंश का अगला शासक आता है कौन? विक्रम। अगला नहीं मतलब एक दो के बाद आता है विक्रम सेकंड। और पल्लव वंश का शासक है नंदी वर्मन सेकंड। तो विक्रम, अब विक्रमादित्य तो वैसे ही प्रतापी नाम लगता है। विक्रमादित्य नंदी वर्मन के ऊपर अटैक करेगा और कांची को तहस नहस कर देगा, और उपाधि धारण करेगा कौन? विक्रम सेकंड कांची कुंड की। और इस बात की जानकारी हमें कैलाश टेम्पल जो कि कांची में ही वहां की दीवारों के इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है। चलिए, चालुक्य और पल्लव की राइवलरी हमने डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि पल्लव और पांड्यास की राइवलरी थी। तो राजसिम्हा पांड्या थे, उसने अटैक किया था कांचीपुरम में और पल्लव्स पर, और उपाधि धारण की थी पल्लव भंजन की। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के जाने पर, सॉरी, मैत्रकाश के जाने पर गुजरात में आ गए थे गुर्जर प्रतिहार। और गौड़ के खत्म होने के बाद आ गए थे पाल वंश के लोग। और चालुक्य के खत्म होने पर नए शासक आ गए थे कौन? राष्ट्रकूट। और जब पल्लव का बाद शासन खत्म होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन? चोल वंश के लोग, ये चोल। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया, पांड्यास अभी भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब जरा देखते हैं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुई है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके जंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। अब यहाँ पर लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पर वीक रूलर थे, ठीक है। यशोवर्मन तो एक आया व्यक्ति 730 में, कुछ दिनों तक तो उसने एस्टेब्लिशमेंट की करके रखी, स्थायित्व बनाए रखा, लेकिन उसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध शासन पर आए, और इनकी राइवलरी हो गई। चक्रायुद्ध का सपोर्ट किया था पाल ने, और इंद्रायुद्ध का सपोर्ट किया था किसने? गुर्जर प्रतिहार ने। तो इसके बाद इसी वजह से यहाँ पे ट्रिपटाइट बैटल स्ट्रगल होने लग गया, ठीक है। और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो है वो आपस में पहले से ही लड़ रहे थे इस मालवा की बॉर्डर लिमिट को लेकर, जैसे कि लड़ रहे थे कौन? हर्ष और पुलकेशिन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था नागभट्ट फर्स्ट को पहले ही हरा चुका था कौन? दंती दुर्ग। तो बाद में यही राइवलरी, ध्रुव जो फर्स्ट है, ध्रुव फर्स्ट यहाँ पे शासक रहेगा, और वत्सराज शासक रहेगा यहाँ पर। पाल वंश का जो शासक रहेगा वो रहेगा धर्मपाल। तो वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, ये तीनों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। लेकिन अंत में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो जीतेगा वो जीतेगा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज इतना माहिर था कि इसने देव को भी हरा दिया, ठीक है, और इसने कृष्ण सेकंड को भी हरा दिया। कृष्ण सेकंड कौन सा था? उसका राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और उन्होंने अपनी गद्दी को कब्जा लिया कहाँ पे? कन्नौज में। तो गुर्जर प्रतिहार अब इस पूरे एरिया पे अब शासन कर रहे हैं, और राष्ट्रकूटों का शासन नर्मदा के दक्षिण तक आ गया है। हाँ, अब राष्ट्रकूटों के बाद क्या होगा कि राष्ट्रकूट, अब देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का जब अगला शासन टूटेगा, तो छोटे छोटे बहुत सारे राजपूत राज्य उद्भव में आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे चालुक्य, चौहान, तोमर,
ये मालवा के परमार, जीजा भुगती के चंदेल, त्रिपुरी के कलचुरी और ये गहड़बाल कन्नौज के एरिया के, ठीक है। लेकिन जब राजपूत वंश का शासन खत्म होगा तो राजपूत को रिप्लेस करेगा कौन? ये है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। एक चीज और भी देखने की, परमार्स ने अपना जो इंडिपेंडेंट रूल है वो कैसे बनाया था? लास्ट राजपूत शासक था खोटिंग, खोटिंग को मारा था सियाक सेकंड ऑफ परमार, ठीक है। ये चीजें देख ली सर। इसके बाद हमने क्या देखा है कि ठीक है, चालुक्य ये आ गए, और ये ईस्टर्न चालुक्य तो हमें ये पहले से ही दिख रहे थे। और ये लता के चालुक्य वही पुलकेशन सेकंड के टाइम पे ही लता के चालुक्य स्टार्ट, एक नई शाखा बन गई थी। अब यहाँ पर चोल शासन कर रहे हैं, और चोल किसकी जगह पर आ रहे हैं? पल्लव्स की जगह पर चोल आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पल्लव्स है ना, इनको रिप्लेस किया गया है चोल, तो चोल पहले पल्लवों के सामंत थे, ठीक है। और जो कल्याणी के जो हैं, ये जो कल्याणी के चालुक्य हैं, पहले राष्ट्रकूट के सामंत थे। ये चीजें क्लियर हो गई हमारी। तो ये चीज हमें यह देखनी है कि जब चोल इस रीजन में, जब ये खत्म होंगे, लाइक इनका जब एंड होगा, तो चोल को रिप्लेस कौन करेगा? चोल का जो उत्तरी पार्ट है यहाँ पे होयसल रिप्लेस करेंगे, और इसके दक्षिणी पार्ट पर रिप्लेस करेंगे इनको कौन? पांड्यास। याद करिए, मेडिवल इंडिया के टाइम पे हमें ये चीजें पता चलती हैं कि द्वार समुद्र के होयसल्स और ये वीर पांड्य और जो राजेंद्र पांड्य था उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के अटैक्स हुए थे। तो ओवरऑल दो चीजें हमें याद रखनी है, वो ये है कि बादामी के चालुक्य को रिप्लेस किया राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट को रिप्लेस किया कल्याणी के चालुक्य ने, ठीक है। और या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य में बीच में शासन करके गए हैं राष्ट्रकूट। पल्लव्स को रिप्लेस किया चोल्स ने, और चोल्स को रिप्लेस करते हैं कौन? होयसल और पांड्या। साथ में ये भी याद रखना है कि चोल्स का शासन पहले पांड्यास चोल्स के टाइम पे भी शासन कर रहे थे, लेकिन परांतक ने पांड्यास को अंत कर दिया था, लेकिन बाद में फिर पांड्य अपने दोबारा से पावर में आते हैं। दैट्स इट।